आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए वेरी यूजफुल होने वाली है वीडियो, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जिसे आरबीआई तो बनाता है लेकिन एग्जैक्टली आरबीआई नहीं बनाता, क्योंकि कुछ मेंबर भारत सरकार की तरफ से होंगे, कुछ मेंबर आरबीआई की तरफ से, यानी कि 3 सरकार के 3 आरबीआई के होंगे। हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमी की वन शॉट वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आपको इन्फ्लेशन पढ़ना होता है। इन्फ्लेशन पर हम ऑलरेडी वन शॉट वीडियो लेकर आ चुके हैं। हर एक चीज इन्फ्लेशन से रिलेटेड मैंने आपके साथ डिस्कस की है उस वीडियो के अंदर, आप उसे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सवाल है कि इस महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए। इस बढ़ती हुई महंगाई से दुनिया के बहुत सारे देश परेशान हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने का जो उपाय है वो मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। ये किस तरह से काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी, इसे किसके द्वारा बनाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, इसके अंदर टूल्स कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर। तो होपफुली आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस क्लास को देखने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए वेरी यूजफुल होने वाली है वीडियो। तो सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखिए भाई, यहां पर आपको याद रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आपके पास होती है, इस मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में ही मौद्रिक नीति भी कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी इंग्लिश में कहा जाता है, इसे मौद्रिक नीति है। इस मौद्रिक नीति को बनाना और इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली वो आरबीआई की होती है। लेकिन याद रखिए कि आरबीआई के पावर जो मिली हुई है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर है, क्योंकि जो आरबीआई को बनाया गया है वो भी इसी एक्ट के माध्यम से बनाया गया है और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था। लेकिन रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए आरबीआई के अंदर, और उसमें से एक चेंजेस है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जिसे आरबीआई तो बनाता है लेकिन एग्जैक्टली आरबीआई नहीं बनाता, क्योंकि आप कहेंगे सर अगर हमसे पूछ लेता है आरबीआई में किसके द्वारा, तो आरबीआई में इसे बनाने के लिए एक 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसे शॉर्ट में एमपीसी कहा जाता है। इन 6 मेंबर्स के अंदर याद रखिएगा कुछ मेंबर भारत सरकार की तरफ से होंगे, कुछ मेंबर आरबीआई की तरफ से, यानी कि 3 सरकार के 3 आरबीआई के होंगे। पर उसका जो चेयरमैन माना जाएगा वो हमेशा आरबीआई गवर्नर को ही माना जाएगा। इस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा, जो चेयरमैन होगा, वो आरबीआई का गवर्नर होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इस कमेटी को आरबीआई के गवर्नर की चेयरमैनशिप में बनाया तो जाएगा और इसको हर 2 महीने के बाद, यानी कि इसको बाई मंथली बेस पर बनाया जाएगा, जिसे हिंदी में द्विमासिक कहा जाता है। यानी कि 1 साल में 6 बार इसको बनाने का प्रोसेस रहता है। और जनरली तौर पर ये जो पूरी पॉलिसी बनाई जाती है द्विमासिक आधार पर, इसके अंदर कोई भी वीटो पावर नहीं चलती है, बल्कि यहां पर मेजॉरिटी के साथ फैसले होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ आरबीआई गवर्नर के कुछ कहने से इस कमेटी में फैसला नहीं होगा, बल्कि यहां के 6 मेंबर्स की वोटिंग में से जिसको कम से कम 4 वोट मिलेंगे उसकी बात को माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 3 एक बात पर एग्री हैं और 3 दूसरी बात पर एग्री हैं, तो इन 3 और 3 के केस में जिस और आरबीआई का गवर्नर होगा तब उसकी बात की वैल्यू दी जाएगी और उसको ही कंसीडर किया जाएगा। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है एक्चुअली यहां पर याद रखना इसका काम होता है पॉलिसी रेट जो होते हैं, यानी ब्याज की जो दरें होती हैं। हमने पढ़ा है सर, इसमें सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होते हैं। इन सारे रेट को डिटरमाइन करना, डिसाइड करना, इनको निश्चित करना, फिक्स्ड करना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी होगी याद रखो, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है पॉलिसी दरों का निर्धारण करना, पॉलिसी रेट्स डिटरमाइन करना, इन दरों का निर्धारण करना जिसमें सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो रेट आते हैं, इनको डिटरमाइन करना, इनका डिटर्मिनेशन करना। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी देखो कमेटी बनाई जाती है हमारे पास, उसमें आपको एक और बात याद रखनी होगी, क्योंकि इस कमेटी को जो बनाया गया है, इस कमेटी को बनाने के लिए एक कानून पास किया गया था। और एक बात याद रखना, जिस चीज को बनाने के लिए कानून लाया जाता है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है, उसी को आप हिंदी में वैधानिक संस्था कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक वैधानिक संस्था होगी या नहीं, तो ये बिल्कुल एक वैधानिक संस्था होगी, क्योंकि इसको बनाया गया है
अंडर सेक्शन 45, यानी कि हमारे देश का एक कानून है जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत। और इसीलिए आप कहेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। देखो यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है और एक साल में 6 बार इसकी मीटिंग की जाती है, ये तो एक जनरल यानी नॉर्मली हो गई संख्या। अगर ये पूछा जाए कि मिनिमम मीटिंग एक साल में कितनी होनी चाहिए, तो जो मिनिमम मीटिंग का प्रोविजन दिया गया है इस पूरे कंसेप्ट में, वो कम से कम एक साल में 4 मीटिंग होनी जरूरी है। और एक साल में जब मीटिंग आप करते हैं, कोई भी मीटिंग करने के लिए मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, तो याद रखिएगा जो जनरली तौर पर 6 मेंबर हैं उसकी जगह कम से कम 4 मेंबर का होना आवश्यक है। अगर 4 मेंबर नहीं होंगे तो कमेटी अपनी मीटिंग नहीं कर सकती है। तो मिनिमम मेंबर कितने होंगे, मिनिमम मीटिंग्स कितनी होंगी एक साल में, आपको यह भी याद रखना होगा। अच्छा, एक और बात आपको याद रखनी होगी इसके अंदर कि जो रेट को डिसाइड करने का काम है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है, इससे पहले तक ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की हुआ करती थी, लेकिन 2013 के अंदर एक कमेटी बनी और 2014 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा की जिसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी। उस उर्जित पटेल कमेटी ने ही रिकमेंड किया था, क्योंकि वो कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर को लेकर बनाई गई थी कि इस काम को जो है वो आरबीआई ना करके बल्कि 3 मेंबर सरकार के और 3 मेंबर आरबीआई के हों, इस तरह से जॉइंटली करना चाहिए। यानी अगर सवाल ये पूछता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाया गया, तो 2013 में उस कमेटी को बनाया गया। 2014 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा की, उसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी फॉर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के स्ट्रक्चर्स में रिफॉर्म्स करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए। और इसीलिए जब इस कमेटी की रिपोर्ट लाई गई और उसको स्वीकार कर लिया गया, तो अगर ये पूछा जाता है कि पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनी थी, तो पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेटअप किया गया था 2016 के अंदर फर्स्ट टाइम। ये तो बात हो गई हमारी किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अब सवाल ये आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाई क्यों जाती है। देखो ये भी आपको याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। सोचिएगा ध्यान से। मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है कि हमारे देश के अंदर जो प्राइस है, जो हमारी कीमतें हैं, उनमें स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि कीमत अगर स्टेबल होगी, कीमत ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, यानी ना इन्फ्लेशन आएगा और ना ही डिफ्लेशन आएगा देश में, तो मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है कि कीमत स्थिरता रहे। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है सर क्योंकि जो मनी है उसकी न्यूट्रलिटी बनी रहे, मुद्रा की जो तटस्थता है, न्यूट्रलिटी है, वो बनी रहे। क्योंकि मुद्रा की वैल्यू कीमत पे डिपेंड करती है। कीमत जितनी ज्यादा बढ़ जाती है, मनी की वैल्यू उतनी कम हो जाती है, और अगर कीमत कम हो जाए तो मनी की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए आप कहेंगे कि मुद्रा का जो वैल्यू है वो न्यूट्रलिटी बनी रहे, मुद्रा तटस्थता बनी रहे, इसके लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। अगर आपसे पूछता है क्यों बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि जीडीपी ग्रोथ जो है वो बनी रहे देश के अंदर। जीडीपी जो हमारी आर्थिक समृद्धि या जीडीपी कहते हैं वो लगातार बढ़ती रहे, जीडीपी समृद्धि हो। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है देश में ताकि जो इन्फ्लेशन है और मनी की सप्लाई है वो कंट्रोल में रहे। मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे। या आप कह सकते हैं इसलिए बनाई जाती है क्योंकि मनी की सप्लाई जो है जनरली तौर पर इसको कंट्रोल किया जा सके, मुद्रा की आपूर्ति कंट्रोल में रहे, पर नियंत्रण हो। अब यह भी कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है
जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम में बना रहे, भुगतान शेष जो है हमारा संतुलन में रहे। या आप ये भी कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है हमारे पास क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो लगातार ग्रो करे और हमारा डेवलपमेंट होने के साथ जो हमारी इनइक्वालिटी है इनकम की वो कम हो सके, आय की असमानता में कमी हो सके। आय की असमानता में कमी हो सके। या आप ये भी कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सके, रोजगार बढ़ सके। तो इन सारे इश्यूज के कारण याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, जो हमारा एक्सचेंज रेट है याद रखिएगा वो एक्सचेंज रेट यानी विदेशी विनिमय दर जो होता है उसको स्टेबल रखा जा सके। उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इन सभी चीजों के कारण आप कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो वेरियस ऑब्जेक्टिव है इनको पूछा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। लेकिन इसी के साथ देखो याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सभी वन डे एग्जामिनेशन के लिए। अब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में देखेंगे ध्यान से तो आप कहेंगे सर एक सीआरआर होता है। अब ये सीआरआर या एसएलआर या रेपो या रिवर्स रेपो किस तरह काम करते हैं और इनकी वजह से महंगाई किस तरह कम या ज्यादा होती है हम उसको जानेंगे। पहले देखिए भाई हमारे पास एक टर्म यूज होती है इसे सीआरआर कहा जाता है जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। देखो हर एक बैंक को देश के अंदर जितने भी बैंक हैं चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, विदेशी हो, ग्रामीण हो, कोऑपरेटिव हो या कमर्शियल हो, हर एक बैंक को जितना पैसा बैंक में जमा होगा यानी जितनी बैंक की एनडीटीएल होगी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी यानी कि टोटल डिपॉजिट होगा, तो बैंक के टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत जो वर्तमान में 4.5% है ये पैसा हर एक बैंक को आरबीआई के पास कैश में रखना होता है। यानी एवरी बैंक इन इंडिया कैप्ट ए 4.5% एट प्रेजेंट 4.5% ऑफ एनडीटीएल या टोटल डिपॉजिट्स इन आरबीआई इन कैश फॉर्म। इसी को सीआरआर कहा जाता है। एक्चुअली हर बैंक जो सीआरआर रखता है ये मैंडेटरी है, इस पर बैंक को आरबीआई की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये सीआरआर की परसेंटेज ज्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, इसकी ना तो कोई मिनिमम लिमिट है और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है। और अगर कोई बैंक सीआरआर नहीं रखता है यानी सीआरआर को शॉर्टेज कर देता है, फुलफिल नहीं करता है, तो बैंक पर पेनल्टी का भी प्रोविजन होगा, याद रखना। लेकिन सवाल है कि सर इससे महंगाई का कंट्रोल कैसे होगा। देखिए सीआरआर अगर ज्यादा हो जाएगा तो सोचिए क्या होगा कि इससे आरबीआई के पास बैंक को ज्यादा रखना होगा। बैंक अपने अमाउंट में से ज्यादा आरबीआई को देगा तो मार्केट में जो लोन है वो कम दे पाएगा, और जितना लोन कम दे पाएगा मार्केट में आप सोचेंगे कि सर उतना ही पैसा कम हो जाएगा एक व्यक्ति के द्वारा खर्च करने के लिए, और एक का खर्चा कम तो दूसरे की इनकम कम हो जाएगी, दूसरे की इनकम कम तो वो खर्चा भी कम करेगा तो तीसरे की इनकम भी कम हो जाएगी। यानी मार्केट में मनी का जो फ्लो चल रहा है, मनी की जो सप्लाई चल रही है, जो लिक्विडिटी है, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो जाएगा। यानी सीआरआर के ज्यादा होने पर मनी की सप्लाई, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और अगर ये कम हो गई तो महंगाई भी कम हो जाएगी। इसी तरह आपको याद रखना है सीआरआर वो है जो आरबीआई के पास हर बैंक को कैश में रखना मैंडेटरी है, और ये फिलहाल 4.5% है, और अगर इसको बढ़ा देता है आरबीआई तो मार्केट में महंगाई कम हो जाएगी, और अगर इसको कम कर देता है इसका मतलब बैंक ज्यादा लोन अवेलेबल कराएगा। ज्यादा लोन अगर होगा तो मार्केट में ज्यादा मनी सप्लाई होगी और जिससे इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो जाएगा। होपफुली आप बात समझ पाए होंगे मेरी। चलिए दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है सर, दूसरे कंसेप्ट को बोलते हैं एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का अर्थ क्या होगा, देखिए भाई हर एक बैंक को, इसे हिंदी में कहते हैं
वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। देखिए भाई, हर एक बैंक को, मैंने कहा सभी बैंक का मतलब है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे सरकारी प्राइवेट हो या विदेशी या ग्रामीण, कोई भी बैंक हो, हर बैंक को अपने एनडीटीएल यानी अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत बैंक अपने ही पास रखता है, लेकिन कैश भी रख सकता है, गोल्ड भी रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके भी रख सकता है, और फिलहाल ये 18% रखना होगा। यानी बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का 18% पैसा अपने पास रखना होता है, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कैश और नॉन कैश दोनों तरह के डिपॉजिट में। उसी को SLR कहा जाता है। अब यहां पर याद रखिएगा, फिलहाल के लिए 18% है, इसके मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी ये रिड्यूस होकर कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम की जो लिमिट है वो 40% है। यानी SLR कभी भी 40% से ज्यादा नहीं कर सकता आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। लेकिन याद रखिए, अगर कोई बैंक SLR नहीं रखता है तो उस पर पेनल्टी का प्रोविजन होगा। सवाल फिर वही है, सर इसमें महंगाई का क्या कनेक्शन है? देखिए, SLR में बैंक को अपने पास रखने का मतलब यह है कि बैंक लोन जो होगा वो कम दे पाएगा। जितना ज्यादा SLR परसेंटेज होगा, बैंक उतना ज्यादा होल्ड करेगा, अपने पास रखेगा, लेकिन लोन कम दे पाएगा, इन्वेस्ट कम कर पाएगा। और जब लोन कम जाएगा तो मार्केट में, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं, तरलता कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, मनी का फ्लो कहते हैं, ये कम हो जाएगा। और इसके कम होते ही महंगाई भी कम हो जाएगी। जिस तरह CRR के बढ़ने से महंगाई कम होती है, उसी तरह SLR के बढ़ने से भी महंगाई कम हो जाएगी। और CRR और SLR को हर तरह के बैंक को रखना होगा। फर्क इतना है कि CRR RBI को देना होगा, जबकि SLR बैंक को अपने ही पास रखना होगा। बात बिल्कुल क्लियर हो रही है भाई यहां तक? अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि सर एक बैंक रेट होता है, इसका क्या मतलब है जनरली? देखो, बैंक रेट का मतलब है, तो बैंक रेट क्या है देखिएगा ध्यान से। अब बैंक रेट का कनेक्ट, देखो बैंक रेट ये कहा जाता है बेसिकली कि जब आरबीआई के द्वारा किसी बैंक को लोन दिया जाता है, तो आरबीआई जब किसी भी बैंक को लोन देता है तो उस पर ब्याज चार्ज करता है। भाई कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उनसे ब्याज चार्ज करते हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा, आरबीआई जब किसी बैंक को लोन देता है तो उनसे भी ब्याज चार्ज करता है। लेकिन ये ब्याज की कंडीशन अलग अलग होती है। अगर आरबीआई किसी बैंक को लोन दे रहा है विदाउट कोलेट्रल, यानी कि बिना गारंटी के, बिना सिक्योरिटी के, तो याद रखना उस बिना गारंटी और बिना सिक्योरिटी वाले लोन के लिए वो जो ब्याज लेगा उसी को बैंक रेट कहा जाएगा। जनरली ऐसा लॉन्ग टर्म के केस में किया जाता है। यानी आप कह सकते हो बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई किसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए बिना गारंटी के, विदाउट कोलेट्रल लोन देता है। और जनरली यहां लॉन्ग टर्म का सेंस होता है अबव 90 डेज, 90 दिन से अधिक समय को कंसीडर किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके ब्याज दर को बैंक रेट कहेंगे, जो कि 6.75% होगा प्रेजेंटली। जिस तरह आपको याद है कि सर अभी जो CRR होगा वो 4.5% होगा प्रेजेंटली, जिस तरह SLR अभी 18% होगा प्रेजेंटली, उसी तरह आपको याद रखना है बैंक रेट जो होगा वो 6.75% होगा प्रेजेंटली। बात समझ में आ रही है आपको यहां तक? अच्छा, अब सवाल है कि सर ये रेपो रेट क्या होगा फिर? देखो, रेपो रेट और बैंक रेट में एक छोटा सा डिफरेंस आपको बस याद रखना है। जिस तरह मैंने कहा आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म और विदाउट कोलेट्रल, तो उसको बैंक रेट कहते हैं। लेकिन जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है, चाहे वो बैंक कमर्शियल हो या कोऑपरेटिव हो, चाहे वो बैंक सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर एक बैंक को जब आरबीआई लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 90 डेज तक के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए दिए गए लोन के बदले उसको जो ब्याज देना होता है, बैंक के ऊपर जो ब्याज लगता है आरबीआई की तरफ से, उसी को रेपो रेट कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं रेपो रेट का मतलब है वह ब्याज दर जो आरबीआई द्वारा किसी बैंक को दिए गए शॉर्ट टर्म लोन और गारंटी के बदले दिए गए लोन के बदले लगाया जाता है, उसी को रेपो रेट कहा जाता है। और याद रखना, जो बिना गारंटी के ब्याज पर मिलता है उसका ऑब्वियस रेट ज्यादा होगा, और जो गारंटी रखने के बाद लोन मिलता है उसका ब्याज दर कम होता है। यानी कि रेपो रेट में गारंटी रखकर लोन देते हैं,
बैंक आरबीआई से, इसीलिए उसको 6.5% प्रेजेंटली ब्याज देना होता है। इसी को रेपो रेट कहा जाता है। इसी के अंदर देखो एक बात याद रखना, एक और आता है, उसे एमएसएफ रेट कहा जाता है। अब ये एमएसएफ रेट क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये एक लोन है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन के लिए दिया जाता है। यानी कि बैंक या तो गारंटी के बदले लोन ले सकता है रेपो रेट पर, या बिना गारंटी के लोन ले सकता है बैंक रेट पर। लेकिन अगर वो अपनी लिमिट्स को फुलफिल कर लेता है, अपनी लिमिट्स पूरी कर चुका है और उसको इमरजेंसी में लोन की जरूरत होती है, तब वो आरबीआई से एक दिन का लोन भी ले सकता है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ कमर्शियल नेचर के बैंक जो होंगे, सिर्फ कमर्शियल बैंक ले पाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। अब यहां पर सवाल आता है कि सर एक दिन का लोन भी मिलेगा और उसका ब्याज कितना लगेगा, वो एमएसएफ रेट कहलाएगा। जनरली ऐसा होता है कि जब आरबीआई किसी बैंक को एक दिन का लोन देता है, तो अपना पैसा एक दिन के लिए भेजने के बजाय बैंक से कहता है कि उसके पास जो एसएलआर में 18% पड़ा हुआ है, जिसको जनरली बैंक यूज नहीं कर सकता है लोन के लिए, उस 18% में से वो कुछ पैसा निकाल कर यूज कर ले। यानी कि वो आरबीआई की तरफ से वो पैसा है और उसको निकाल कर अगर यूज कर रहा है, इसका मतलब वो आरबीआई से लोन ले रहा है, और जब बाद में उस पैसे को वापस एसएलआर में डालेगा, इमरजेंसी के लिए जो निकाला था, तो चार्जेस भी देने होंगे, और उसी चार्ज को एमएसएफ रेट कहा जाता है। यानी एमएसएफ रेट इमरजेंसी के केस में होता है, एक दिन के लिए होता है, और इसको एसएलआर में से निकाल कर बैंक यूज कर सकते हैं, और ये सिर्फ कमर्शियल बैंकों के लिए होता है। कोऑपरेटिव बैंक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसमें जो ब्याज की दर होगी, ऑब्वियस है इमरजेंसी में तो ब्याज ज्यादा ही लगता है, और वो होगी 6.75%। अब देखो यहां पर याद रखना कि सर जितना बैंक रेट होता है, उतना ही परसेंट एमएसएफ रेट का भी होता है। बैंक रेट का परसेंटेज और एमएसएफ रेट का परसेंटेज हमेशा बराबर काम करता है भाई, ये बात आपको याद होनी चाहिए। लेकिन रेपो रेट के कंपेयर करें तो रेपो रेट इन दोनों से 0.25% कम होता है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, सर इसको 0.25% कम होना कहेंगे या फिर किसी और तरह से बोलेंगे। देखो याद रखना, 0.25% जो टर्म हम यूज करते हैं, इस टर्म को ही हम लोग चाहे तो 25 बीपीएस यानी कि बेसिस पॉइंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो 1% होता है, जो 1% होता है, वो 100 बीपीएस के यानी कि बेसिस पॉइंट के बराबर होता है। अगर 1% का मतलब 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 0.25% जो होगा वो 25 बेसिस पॉइंट के बराबर होगा। यानी रेपो रेट जो होता है उससे 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा बैंक रेट होता है, रेपो रेट से ही 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा एमएसएफ रेट होता है। यानी एमएसएफ रेट और बैंक रेट जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन सवाल है कि सर इसमें एक और रेट आती है, और उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब देखेंगे ध्यान से, जब आप इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं तब क्या होता है, जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है, आपने कहा जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है तो उसका जो ब्याज चार्ज करता है वो रेपो रेट कहलाता है। लेकिन जब आरबीआई किसी बैंक से लोन लेता है वापस से, तो उसका ब्याज क्या होगा। देखो याद रखो, आरबीआई बैंक से भी लोन ले सकता है, और जब आरबीआई किसी बैंक से लोन लेता है गारंटी के बदले, यानी आरबीआई गारंटी रखता है बैंक के पास, तब बैंक आरबीआई को लोन देता है, और उसी के ब्याज को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जनरली 2022 से पहले इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट का रूल था कि हमेशा रेपो रेट से 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ करता था। तो रेपो रेट से पहले 25 बेसिस पॉइंट घटा हुआ करता था, जिसको कि हम 6.25% कह सकते थे अगर आज के समय में वो वैलिड हो तो। लेकिन अब जानते हैं कि रिवर्स रेपो रेट के कंसेप्ट को एक्चुअली खत्म कर दिया गया। अब अगर बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है गारंटी के बदले, तो रिवर्स रेपो रेट होगा, जो कि वर्तमान में 3.35% है, जो कि 3.35% है। क्योंकि 2022 में याद रखिएगा एक नए कंसेप्ट की शुरुआत की गई, जिसका नाम था एसडीएफ रेट, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, जब इसकी शुरुआत की गई 2022 के अंदर, यानी 2022 के अंदर, तो याद रखिएगा इसमें कहा गया अगर आरबीआई किसी बैंक से लोन लेता है,
विदाउट कोलेट्रल, बिना गारंटी के जनरली, तो उस पर जो ब्याज लगेगा वो एसडीएफ रेट कहलाएगा। तो कोई भी बैंक आरबीआई को उधार देता है और उसके बदले कोई गारंटी नहीं लेता है तो एसडीएफ के बराबर उसे ब्याज मिलेगा, जो कि रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होगा। यानी जो पहले रिवर्स रेपो का कांसेप्ट था, अब वो एसडीएफ रेट के कांसेप्ट में कन्वर्ट हुआ और इस समय वो होगा 6.25%। याद रखिएगा। तो ये कांसेप्ट बन गया सर हमारा कि रेपो रेट से हमेशा 0.25 ज्यादा कर दे तो बैंक रेट होगा उसी के बराबर एमएसएफ रेट होगा। रेपो रेट से 0.25% कम कर दे अगर, तो वो एसडीएफ रेट हो जाएगा। ये 6 रेट बड़े जबरदस्त हैं एग्जाम के लिए। सीआरआर जो कि 4.5 है, एसएलआर जो कि 18 है, बैंक रेट और एमएसएफ रेट जो 6.75 है, रेपो रेट जो 6.50% है, रिवर्स रेपो जो 3.35% है, एसडीएफ रेट जो 6.25% है, और इसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का नंबर। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जिसे ओएमओ कहा जाता है, खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है सर। तो देखिए भाई, इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जब आरबीआई के द्वारा सरकारी सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचने और खरीदने का काम किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सरकार है उसका एजेंट आरबीआई है। कोई भी सरकारी चीज है उसको मार्केट में बेचना हो या खरीदना हो, ये काम आरबीआई ही करता है सर। और आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना सिर्फ इसलिए नहीं है कि आरबीआई वहां से फंड कलेक्ट करना चाहता है या सरकार करना चाहती है, बल्कि वो महंगाई को एडजस्ट करना चाहते हैं, महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, सीआरआर बढ़ेगा तो महंगाई कम होगी, एसएलआर बढ़ेगा तो महंगाई कम होगी। इसी तरह मैंने आपको बताना है कि रेपो रेट बढ़ा अगर, तो इसका मतलब है कि महंगाई कम होगी, क्योंकि रेट जितना ज्यादा होगा रेपो का उतना लोन महंगा हो जाएगा, लोग लोन लेना कम कर देंगे। अगर बैंक रेट महंगा होगा तो भी लोग लोन लेना कम कर देंगे, महंगाई कम। अगर एमएसएफ रेट बड़ा होगा तो भी लोग लोन लेना कम कर देंगे, महंगाई कम हो जाएगी। यानी सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बाद बैंक रेट, एमएसएफ रेट, अगर ये इंक्रीज कर जाते हैं तो ये महंगाई को कम कर देते हैं। लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है या एसडीएफ रेट बढ़ जाता है तो ये महंगाई को बढ़ा देते हैं। बाकी सबका महंगाई से नेगेटिव रिलेशन है, रिवर्स रेपो और एसडीएफ का महंगाई से डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन बनता है। क्यों? क्योंकि जितना ये रेट बढ़ेगा बैंक की कमाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और बैंक की कमाई बढ़ेगी तो बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे, बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आरबीआई से अगर, तो बैंक आगे मार्केट में ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए याद रखिएगा यहां पर डायरेक्ट रिलेशन होगा। यही बात ओपन मार्केट ऑपरेशन में आती है सर, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, आप कहेंगे कि सब आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटी सेल की जाएंगी। सोचिए जरा ध्यान से, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो उससे यह होगा कि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आरबीआई के पास, और लोगों का इन्वेस्टमेंट जो होगा वो मार्केट के अंदर पैसे को कम कर देगा, क्योंकि वो पैसा आरबीआई या सरकार के पास शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में पैसा कम होगा महंगाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि मनी की सप्लाई ज्यादा होने पर महंगाई बढ़ती है। तो आरबीआई द्वारा सेल किया जाता है, महंगाई कम हो जाती है। आरबीआई द्वारा बाय किया जाता है, खरीदा जाता है। आरबीआई वापस से लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट वापस कर दे अगर, यानी कि उनका इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल पे कर दे, तो लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च करेंगे और ज्यादा मनी सप्लाई बनने से महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसा किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर। इसी के अंदर एक और टर्म आती है जिसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी सीमांत आवश्यकता क्या होती है, सोचिएगा ध्यान से। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो हम लोन लेते हैं और उसके बदले में जो गारंटी रखते हैं, जिसे कोलेट्रल कहा जाता है सर, हमारे लोन और कोलेट्रल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। ये जो डिफरेंस होगा लोन और कोलेट्रल के बीच में, हमेशा लोन की वैल्यू कम होगी कोलेट्रल की वैल्यू के कंपैरिजन में। और आप कहेंगे इसके बारे में कि सर ये डिफरेंस जितना बड़ा होगा लोन उतना कम जाएगा, बड़ा डिफरेंस होगा, मार्जिन बड़ा होगा तो डिफरेंस ज्यादा होने पर लोन कम दे पाएंगे, जिससे कि महंगाई कम हो जाएगी। और अगर डिफरेंस यानी मार्जिन कम होगा तो लोन ज्यादा जाएगा। तो आप कहेंगे मार्जिन का कम या ज्यादा कर देना
भी महंगाई को कम ज्यादा कर देता है। मार्जिन ज्यादा तो महंगाई कम, और मार्जिन कम तो महंगाई ज्यादा हो जाती है। इसी के अंदर एक और शब्द आता है जिसे क्रेडिट राशनिंग कहा जाता है। अब ये क्रेडिट राशनिंग किसे कहेंगे वो भी समझ लो। देखो, क्रेडिट राशनिंग करने का मतलब होता है कि यहां पर जो साख यानी जो लोन जो उधार दिया जा रहा है उसकी एक लिमिट इंपोज कर देना, उसकी एक लिमिट लगा देना। देखो याद रखो, जब आरबीआई के द्वारा किसी भी लोन के देने पर एक लिमिट लगा दी जाती है कि इससे ज्यादा लोन किसी को भी नहीं दिया जा सकता, उसको रैशनिंग करना कहा जाता है। जनरली जब लिमिट नहीं होती तो कितना भी लोन दिया जा सकता है, लेकिन जब लिमिट लगा दी जाएगी तो लोन कम जाएगा, और आप जानते हैं जितना लोन कम जाएगा महंगाई उतनी कम हो जाएगी। और लोन अगर ज्यादा जाने लगे, इस लिमिट को हटा दिया जाए तो वापस से लोन ज्यादा जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। यानी हर एक टूल इसीलिए काम करता है कि महंगाई को घटाया जाए, महंगाई को बढ़ाया जा सके। और इस महंगाई को घटाने और बढ़ाने की जरूरत क्यों है आप जानते हो? क्योंकि सर अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो भी देश के लिए खतरनाक है, अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है तो भी देश के लिए खतरनाक है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना होता है 4 ± 2% की रेंज में, यानी कि साल का इन्फ्लेशन 2% से लेकर 6% के बीच में हो तो वो अच्छा माना जाता है। अब इस अच्छे माने गए इन्फ्लेशन में अपनी महंगाई को लेकर आना, यानी अगर ज्यादा है तो कम करना और अगर कम है तो ज्यादा करना, ये काम मॉनेटरी पॉलिसी करती है, जिसके लिए वो CRR का, SLR का, रेपो रेट का, बैंक रेट का, MSF रेट का, रिवर्स रेपो रेट, SDF रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रैशनिंग, इन सब का इस्तेमाल कर सकती है। और मैंने बताया इन सब का इस्तेमाल करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 6 मेंबर की होती है, 2 महीने में एक बार बनाती है, साल भर में 6 बार बनाती है। ये एक जो बॉडी है इसको 2013-14 में रिकमेंड किया गया था, 2016 में पहली बार बनाया गया था। इसमें 3 सरकार के 3 आरबीआई के मेंबर होंगे, इसका चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर होगा। ये पॉलिसी रेट को डिटरमाइन करेगी, और ये इसलिए करेगी ताकि रोजगार जनरेट हो सके, ताकि इनकम इनइक्वालिटी कम हो सके, ताकि जीडीपी ग्रोथ बढ़ सके देश में, ताकि देश के लोगों की एवरेज इनकम बढ़ सके, देश में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, देश में मनी की न्यूट्रलिटी बनी रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में संतुलन बना रहे, इन सारे टारगेट को पूरा करने के लिए। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, किस तरह काम करती है, क्या क्या टूल्स इसके हैं और इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ये सारी बात मैंने आपको समझा दी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।